साथियों नमस्कार। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। पहले तो हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से घटित होती हैं, कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो पूरी होने पर हम किसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया की कैटेगरी में रख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया से किस प्रकार से भिन्न होती है और सामान्यतः हमें दैनिक जीवन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं दिन प्रतिदिन देखने को मिलती हैं, उन्हीं के बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो पूरी होने पर हम किसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। तो कोई भी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया की श्रेणी में तब आ सकती है यदि चार पॉइंट जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, उन चार पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट वो अभिक्रिया पूरा करती हो। ये कौन कौन से पॉइंट है? यदि किसी रिएक्शन में पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो जाए, अर्थात कोई द्रव्य पदार्थ किस में परिवर्तित हो जाए? तरल में। कोई तरल पदार्थ किस में परिवर्तित हो जाए? ठोस में। या कोई तरल पदार्थ किस में परिवर्तित हो जाए? गैस में। इसी प्रकार कोई गैस किस में परिवर्तित हो जाए? तरल में। इन सभी प्रकार का यदि अवस्था परिवर्तन होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन यदि किसी भी अभिक्रिया में हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। इसी प्रकार से मान लो अवस्था परिवर्तन तो नहीं होता है, दूसरी चीज पूरी हो जाए, कौन सी? किसी भी पदार्थ के रंग में यदि परिवर्तन हो जाता है तो भी वो क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया। रंग में परिवर्तन भी नहीं हो, अवस्था परिवर्तन भी नहीं हो, लेकिन अभिक्रिया में किसी गैस का निष्कर्षण हो, कोई गैस उत्सर्जित हो, तो भी वो क्या कहलाएगी? अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया की कैटेगरी में आएगी। या फिर ताप में परिवर्तन हो जाए, यानी इन चार में से कोई भी एक चीज अगर हो गई तो इसका मतलब क्या है कि वो रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, क्लियर? अब रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो आगे दो प्रकारों में क्या की जा सकती है? वर्गीकृत की जा सकती है। एक तो है उत्क्रमणीय और दूसरी है अनुत्क्रमणीय। नाम से आपको क्लियर हो रहा है, उत्क्रमणीय यानी जो वापस की जा सके, वापस पीछे की ओर लौट सके। अनुत्क्रमणीय जो वापस पीछे की ओर ना लौट सके। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें कोई क्रियाकारक है ए, दूसरा क्रियाकारक है बी। ए और बी को क्या बोल देंगे हम? क्रियाकारक। क्रियाकारक। अब ये क्रियाकारक किसी भी केमिकल रिएक्शन में या रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनाते हैं? उत्पाद बना देते हैं। मान लो इसने C प्लस डी नाम के क्या बना दिए? उत्पाद। यानी A और B क्रियाकारक C और D उत्पादों में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मान के हम चलते हैं। अब यदि रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार की हो कि A और B जब C और D में परिवर्तित हो जाएं, उसके पश्चात सी डी अर्थात उत्पाद को वापस क्रियाकारक में परिवर्तित करना संभव ना हो, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को तो क्या कह देंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी होगी? जिसमें क्रियाकारक उत्पाद बना लेंगे लेकिन उत्पाद वापस से क्रियाकारक में परिवर्तित नहीं हो सकते। जबकि दूसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें उत्पाद पुनः क्रियाकारकों में परिवर्तित हो सकते हैं और क्रियाकारक पुनः किसमें? उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं। तो क्रियाकारक और उत्पादों के बीच में ये आदान प्रदान इस प्रकार से होता है कि जितनी मात्रा में क्रियाकारक से उत्पाद बनता है उतनी ही मात्रा में उत्पाद से क्रियाकारक भी बनता रहता है, जिससे दोनों अभिक्रियाएं, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो अभिक्रियाएं यहां हमें देखने को मिलती हैं। एक अग्र अभिक्रिया बोलते हैं। अग्र अभिक्रिया में क्रियाकारक किस में परिवर्तित होता है? उत्पाद में। इसी प्रकार एक पश्च अभिक्रिया हमें देखने को मिलती है जिसमें उत्पाद किस में परिवर्तित होता है? क्रियाकारक में। जो अनुत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रिया है उनमें केवल ये अग्र अभिक्रिया ही हमें देखने को मिलती है, जबकि जो उत्क्रमणीय प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें हमें अग्र और पश्च दोनों प्रकार की रिएक्शंस, दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, जिससे लगातार क्रियाकारक उत्पाद में और उत्पाद क्रियाकारक में परिवर्तित होता रहता है और क्रियाकारक और उत्पादों के बीच एक साम्य स्थापित हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में इस प्रकार का इक्विलिब्रियम या साम्य स्थापित नहीं हो पाता है। तो ये थी रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया के दो प्रकार, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से भौतिक अभिक्रिया से भिन्न होती है। तो एक चार्ट के माध्यम से इसे समझेंगे, एक टेबल के माध्यम से इसे हम समझेंगे। तो देखिए, एक तरफ हम ले रहे हैं भौतिक अभिक्रिया और दूसरी तरफ हम ले रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया यदि कोई भी होती है तो उसका
हम पहचान कैसे करेंगे कि आणविक संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जैसे बर्फ जब जल में परिवर्तित होती है तो बर्फ का आणविक सूत्र भी क्या है, H2O। जल का आणविक सूत्र भी क्या है, H2O। यानी किसी भी प्रकार से आणविक संरचना में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है वो क्या कहलाती है, भौतिक अभिक्रिया कहलाती है। जबकि आणविक संरचना में यदि क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, आणविक संरचना में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कह देते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण के रूप में हम समझें, मान लो C+O2 मिलके क्या बना ली, CO2। तो पहले कार्बन अलग ऑक्सीजन अलग, अब क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई, जो परमाणु आणविक संरचना है वो क्या होगी, परिवर्तित होगी। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या हो जाएंगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएंगी। जो भौतिक अभिक्रिया होती है उसमें किसी प्रकार का कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है, बस पदार्थ की अवस्था जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे हमने देखा था बर्फ, बर्फ क्या था, ठोस रूप था इसका, इसी प्रकार ये जब पानी में बदल जाएगी तो ये क्या हो गया, इसका तरल रूप हो गया। बस केवल इस प्रकार का अवस्था परिवर्तन होता है। जबकि रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन के साथ साथ में नए पदार्थ भी बनते हैं। भौतिक अभिक्रिया सदैव क्या होती है, उत्क्रमणीय, अर्थात बर्फ को हमने जल में परिवर्तित किया तो पुनः हम जल को बर्फ में भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जबकि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अनुत्क्रमणीय होती हैं। एक बार क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित हो गया तो फिर वो क्रियाकारक, वो उत्पाद वापस से क्रियाकारक में परिवर्तन नहीं होगा। भौतिक अभिक्रिया हमने देखा कि अस्थायी प्रकार का परिवर्तन होगा, क्योंकि वापस से उत्पाद क्रियाकारक में परिवर्तित हो सकता है, और ये स्थायी प्रकार का परिवर्तन होता है। भौतिक अभिक्रिया में ना तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, ना ही उत्सर्जन होता है, ना तो वातावरण से ऊर्जा ली जाती है, ना वातावरण में ऊर्जा आती है। जबकि यहां रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, या तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, या ऊर्जा का अवशोषण होता है, या उत्सर्जन होता है। एग्जाम्पल, जैसे पानी के उबलने से क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगी, तो टेम्परेचर वापस कम करने से क्या हो जाएगी, वो भाप वापस से जल में परिवर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार मोम का जमना और पिघलना, ये भी क्या है, एक भौतिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण यदि हम देखें तो कोयले का जलना, जंग लगना, ये ऐसी चीजें हैं जो परिवर्तित नहीं हो सकती। कोयला जल गया, राख बन गई, राख से वापस कोयला नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार लोहे पे जंग लग गया तो उस जंग को वापस लोहे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो आपको ध्यान रखना, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, जंग लगना किस प्रकार की रिएक्शन है। तो जंग लगना एक भौतिक रिएक्शन नहीं है, ये किस प्रकार की रिएक्शन है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। जबकि पानी से भाप बनना, या बर्फ से पानी बनना, या मोम का पिघलना किस प्रकार की रिएक्शन है, भौतिक रिएक्शन है, भौतिक अभिक्रिया है। अब देखिए, एक होता है मोमबत्ती का पिघलना। अगर एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार का आता है कि मोमबत्ती का पिघलना किस प्रकार की रिएक्शन है, तो मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का नहीं, मोम का पिघलना तो किस प्रकार की रिएक्शन हो जाएगी, भौतिक। क्यों, क्योंकि मोम जो पिघला है वो वापस से किस में परिवर्तित हो सकता है, अपने ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगर प्रश्न इस प्रकार आता है कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो मोमबत्ती के जलने में दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो क्या होता है, मोम पिघलता है, तो मोम पिघलना तो कैसी रिएक्शन हो गई, मोम पिघलना कैसी रिएक्शन हो गई भाई, भौतिक अभिक्रिया हो गई। क्यों, क्योंकि मोम को वापस ठोस रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन मोमबत्ती में एक धागा भी होता है, वो धागा जल जाता है, क्या उस जले हुए धागे को हम वापस से साबुत धागे में परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से वो वाली रिएक्शन कौन सी होगी, रासायनिक। तो मोमबत्ती के जलने में तो भौतिक और रासायनिक दोनों अभिक्रियाएं निहित होती हैं, जबकि केवल मोम के पिघलने में भौतिक अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार का प्रश्न काफी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की रिएक्शन है, या लोहे पे जंग लगना किस प्रकार की रिएक्शन है। तो दोनों ही चीजें यहां में क्लियर होती हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रियाओं के बीच में अंतर हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं दिन प्रतिदिन के अनुभव में। वो कौन कौन सी हैं, आइए उनकी बात करते हैं। सबसे पहले फोटोग्राफी रिएक्शन की यदि हम बात करें तो फोटोग्राफी रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, एक यौगिक होता है जिसे सिल्वर ब्रोमाइड AgBr बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं। ये सिल्वर ब्रोमाइड Ag सिल्वर और ब्रोमीन में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यही फोटोग्राफी रिएक्शन का क्या होती है, आधार होती है। तो फोटोग्राफी रिएक्शन में इस प्रकार की अभिक्रिया का प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है, परीक्षा में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार जो साग सब्जियां हमारी कंपोस्ट की जाती हैं, उनको जब
कंपोस्ट किया जाता है, कंपोस्ट मतलब उनको गलाया जाता है, तो उस अवस्था में हम देखते हैं कि उसके आसपास हमें तापमान बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। उसका कारण क्या होता है कि ये कंपोस्ट जो होता है वो एक केमिकल रिएक्शन होता है, और इस केमिकल रिएक्शन में हमने देखा था कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है या तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या अवशोषण, और यहां इस प्रकार की कंपोस्ट रिएक्शन में ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इसीलिए ये रिएक्शन कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होती है। नेक्स्ट जो रासायनिक अभिक्रिया हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलती है वो होती है रेंसिडिटी या एडल्ट्रेशन। अब एडल्ट्रेशन एक्चुअल में क्या है, जो भी तेलीय पदार्थ हैं उन तेलीय पदार्थों के स्वाद और गंध यदि परिवर्तित, हम देखते हैं तेलीय पदार्थों को कुछ समय के लिए यदि हम खुला छोड़ देते हैं तो उनका रंग और गंध क्या हो जाता है, अरुचिकर हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उसी को हम क्या बोल देते हैं, एडल्ट्रेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब ये एडल्ट्रेशन होता क्या है, क्यों है, क्योंकि जो तेलीय पदार्थ होते हैं वो तेलीय पदार्थ ऑक्सीकरण के कारण क्या हो जाते हैं, अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, और इस ऑक्सीकरण से उनकी गंध और स्वाद परिवर्तित हो जाती है। अब यदि तेलीय पदार्थों को एडल्ट्रेशन से रोकना है तो एडल्ट्रेशन क्यों हो रहा था, ऑक्सीकरण के कारण, तो यदि ऑक्सीकरण को रोक दिया जाए तो एडल्ट्रेशन भी रुक जाएगा। ऑक्सीकरण को रोकने के लिए क्या रोकना पड़ेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई इन तक होना रोकनी पड़ेगी, और उसके लिए फिर किसका प्रयोग किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए आप देखते हैं चिप्स की जो थैली आती है उस चिप्स की थैली में जो चिप्स होते हैं वो तो यहीं तक आते हैं, और उससे ऊपर आपको क्या भरी दिखाई देती है, एक गैस भरी दिखाई भी देती है इस चिप्स की थैली में। चिप्स की थैली में ऊपर की तरफ आपको क्या गैस भरी हुई दिखाई देती है। ये गैस क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करती है, जो इन चिप्स का एडल्ट्रेशन रोकती है और लंबे समय तक इनको खराब होने से बचाती है, इनका एडल्ट्रेशन होने से रोकती है। और इस एंटीऑक्सीडेंट के रूप में चिप्स की थैलियों में जो गैस भरी होती है वो होती है नाइट्रोजन या N2। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलती है वो है वेजिटेबल ऑयल का एनिमल ऑयल में परिवर्तन। जो वेजिटेबल ऑयल है, वनस्पति तेल है, वो निकिल की उपस्थिति में किस में परिवर्तित हो जाता है, एनिमल ऑयल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे डालडा के नाम से भी हम जानते हैं, और ये निकिल के द्वारा किया जाता है। वनस्पति तेल क्या है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त का तात्पर्य होता है इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना, केवल इतना ध्यान रखना है कि वनस्पति तेल तो क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है, जबकि एनिमल ऑयल क्या होता है, सैचुरेटेड फैट होता है। और सैचुरेटेड जो फैट होते हैं, संतृप्त जो वसा होती है वो असंतृप्त वसा की अपेक्षा अधिक हानिकारक होती है। इसीलिए एनिमल ऑयल या डालडा वनस्पति तेल की अपेक्षा क्या होता है, अधिक हानिकारक हमारे स्वास्थ्य के लिए होता है। इसी प्रकार की एक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है व्हाइट वॉश या कली, जो कि मकानों पे कली की जाती है, व्हाइट वॉश किया जाता है। उसके पीछे यदि हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो सबसे पहले तो हमको समझना है कि व्हाइट वॉश या कली का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है बुझा हुआ चूना, जिसे CaOH2 के नाम से जाना जाता है। तो बुझा हुआ चूना कौन सा होता है, CaOH2। ये प्रश्न भी परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है कि बुझा हुआ चूना क्या है। बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं, कली को या व्हाइट वॉश को कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2। जबकि बिना बुझा हुआ चूना या सिर्फ चूना भी इसे कह दिया जाता है, वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है CaO। अब ये जो सफेदी या कली या व्हाइट वॉश का रंग सफेद क्यों होता है, उसके पीछे की रासायनिक अभिक्रिया को हम यदि देखें तो हम देखते हैं कि जो बुझा हुआ चूना होता है, बुझा हुआ चूना या जो कली होती है, जब वो दीवारों पर पोत दी जाती है तो इस बिना बुझे हुए चूने या कली से वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस कली से क्या करती है, रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती है, जिससे CaOH2 और CO2 मिलकर क्या बना लेते हैं, CaO3 बना लेते हैं, CaCO3 बना लेते हैं, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट का रंग क्या होता है, सफेद होता है, जो कि संगमरमर का भी एक अवयव होता है, उसी के कारण उसका रंग भी सफेद होता है। तो ये सफेदी का कारण होता है, किसके कारण, व्हाइट वॉश के कारण। तो व्हाइट वॉश से सफेदी क्यों आती है, क्योंकि व्हाइट वॉश क्या होता है, CaOH2, जो कि वातावरण की CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, CaCO3। तो सफेदी का कारण होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, एक अन्य महत्वपूर्ण रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया जो दैनिक जीवन में हमें देखने को मिलती है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन। आइए देखते हैं क्या होते हैं ऑक्सीकरण और क्या होता है अपचयन। पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण की। तो ऑक्सीकरण ऐसी सभी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें या तो ऑक्सीजन जुड़े, यानी या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए किसी पदार्थ से, या फिर ऑक्सीजन
जो है जुड़ने की जगह क्या हो जाए, हाइड्रोजन हट जाए। तो या तो ऑक्सीजन जुड़ना, या हाइड्रोजन का हटना, या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग होना, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, या फिर किसी परमाणु पर धनावेश बढ़ जाए। तो इनमें से कोई भी स्थिति होने पर हम कह सकते हैं कि उस पदार्थ का क्या हो गया, उस परमाणु का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना, या हाइड्रोजन का हटना, या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग, या फिर धनावेश को बढ़ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कॉपर है, कॉपर जो है वो कॉपर +2 में बदल गया, यानी धनावेश यहाँ पे कितना था, यहाँ पे पहले धनावेश नहीं था, न्यूट्रल था, अब ये कितना हो गया, +2 हो गया, धनावेश बढ़ गया। तो इस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, ऑक्सीकरण कह देंगे। क्या कह देंगे, ऑक्सीकरण कह देंगे। ठीक है। अब यहाँ जब भी धनावेश बढ़ता है साथ में इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होना या धनावेश बढ़ना एक ही बात है, दोनों ही किसके अंतर्गत आती हैं, ऑक्सीकरण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये था ऑक्सीकरण का उदाहरण। इसी प्रकार यदि ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए तो वो रिएक्शन भी किसके अंतर्गत आ जाएंगी, ऑक्सीकरण के। और इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, अपचयन। तो अपचयन में क्या होगा, या तो ऑक्सीजन हटेगा, या हाइड्रोजन जुड़ेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, स्वीकार किए जाएंगे, या ऋणावेश की मात्रा बढ़ेगी, या फिर धनावेश की मात्रा घटेगी। ऋणावेश बढ़ जाए या धनावेश घट जाए, तो उन सारी रिएक्शंस को क्या कह देंगे, हम किस कैटेगरी में रखेंगे, अपचयन या रिडक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। अब यदि अपचयन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में साथ साथ हमें देखने को मिले, तो उस प्रकार के रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शंस कह देते हैं। और रेडॉक्स जो रिएक्शन होती है, जैसा मैंने आपको बताया, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों इसमें साथ साथ में हमें देखने को मिलता है। अब ऑक्सीकरण और अपचयन हमने देखा। ऑक्सीकरण और अपचयन के पीछे कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक। जो ऑक्सीकरण करते हैं वो ऑक्सीकारक, जो अपचयन को अंजाम देते हैं वो क्या हो जाएंगे, अपचायक। अब आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं, ऑक्सीकारक वो पदार्थ होते हैं जिनका स्वयं का क्या होता है, अपचयन। बिल्कुल उल्टा रिलेशन है। ऑक्सीकारक कौन सा होगा, जिसका स्वयं का अपचयन हो जाता है, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में OT, O2 ऑक्सीजन, ओजोन O3 ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड HNO3, KMNO4, K2Cr2O7, ये सभी के सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं, क्योंकि इनका स्वयं का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब ये भाग लेते हैं तो इनका स्वयं का क्या होता है, अपचयन होता है। तो स्वयं का अपचयन होता है, इसका मतलब ये दूसरे किसी पदार्थ का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। और दूसरे प्रकार के पदार्थ जैसा मैंने आपको बताया अपचायक, अपचायक क्या होंगे, जिनका ऑक्सीकरण हो। अब तो ऐसे पदार्थ जिनका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है वो दूसरे पदार्थ का क्या कर देते हैं, अपचयन, इसीलिए क्या कहलाते हैं, अपचायक। उदाहरण देखें, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड H2S और SO2, इसके अलावा कार्बन, ये सभी क्या है, अपचायक। कार्बन एक प्रमुख अपचायक है जो बहुत सी अपचयन अभिक्रियाओं को अंजाम देता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही करने में सक्षम होते हैं, इसलिए उन्हें ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की श्रेणी में रखा जाता है। और वो पदार्थ है, एक तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 SO2 और H2S, ये दोनों ही कैटेगरी में क्या करे जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने जाना कि क्या केमिकल रिएक्शन क्या होती है, क्या इसकी विशेषताएं होती है, भौतिक अभिक्रिया से ये किस प्रकार से भिन्न होती है, और दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं वो महसूस होती हैं, देखने को मिलती हैं, उनके पीछे का सिद्धांत क्या होता है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।